हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैक्यूलेज मैन्यूट एंड वुड्स डिस्पैच, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 के और इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में, जिसे आप कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक एजुकेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुई है, उसकी शुरुआत करने वाले ये दो नाम है, वुड्स डिस्पैच एंड मैक्यूलेज माइन्यूट। तो क्यों माइन्यूट ये आया, वुड्स डिस्पैच में क्या चीजें लिखी हुई थी जो आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाती है, क्या चीजें हमने वहां से ली है, सारी चीजें आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। पर सबसे पहले बच्चों, एक बार आप सभी लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ, ये हमारा एनसीईटी टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है और लगातार आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि मैम आप जो पढ़ा रहे हैं अभी उसमें कितने और लेक्चर्स आने बाकी हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था, यूनिट 1 में पूरा यूट्यूब पर पढ़ाने वाली हूँ डिटेल में। वही ये क्लासेस जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ा रही हूँ, यही क्लासेस पेड कोर्स के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, जितनी शिद्दत के साथ डिटेलिंग के साथ मैं पेड कोर्स में पढ़ाती हूँ वो यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ। ओके, जो अभी टॉपिक चल रहा है ये हमारा फ्रॉम एंशियंट ज्ञान परंपरा टू प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। ज्ञान परंपरा वैदिक एजुकेशन सिस्टम से लेकर के आज का जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है वहां तक बीच बीच में क्या क्या चीजें हुई है, वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। ओके, तो अब क्या क्या चीजें हुई हैं उसके लिए एक आउटलाइन मैंने बनाई है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आज की है, ओके, वो ऐसे तो नहीं बन गई, बीच में बहुत सारी चीजें हुई होंगी। वो सारी चीजें इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है यूनिट 1 के, है ना। बाकी टॉपिक्स तो हम पढ़ेंगे ही, पर ये अपने आप में बहुत एक इन डिटेल इन डेप्थ टॉपिक है। सो इसमें हमें देखो, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं अभी तक। सबसे पहले मैंने आपको ज्ञान परंपरा में बताया, वैदिक एजुकेशन सिस्टम हमने पढ़ा, बुद्धिज्म हमने पढ़ा, जैनिज्म हमने पढ़ा। उसके बाद हमें पढ़ना है एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यस, है ना। सो एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने चार्टर एक्ट पढ़ लिया है और आज ये दोनों चीजें मैक्यूलेज मैन्यूट और वुड्स डिस्पैच हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक अभी हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें 2-3 कमीशन और पढ़नी है, फिर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने चार्टर्ड एक्ट पढ़ा था और उसमें हमने ये जाना था, पूरी आपको मैंने कहानी बताई थी। कहानी में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े चीजों को, क्योंकि यहाँ पर रटने वाली ही चीजें हैं, है ना। पर एक व्यू मेरा ये है कि अगर उसको हिस्टोरिकल पॉइंट से हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। वरना तो 2-3 चीजें हैं कि भाई 1 लाख का ग्रांट किस एक्ट से मिला था, तो आपको पता है चार्टर एक्ट से। बट अगर उसकी कहानी को अगर आप रिलेट कर लेंगे तो आपके माइंड में चीज छप जाएगी और आपको रटने जैसी चीजें आगे नहीं करनी पड़ेंगी। बिल्कुल एक पिक्चर बन जाएगी आपके दिमाग में क्या क्या चीजें हुई। और ये हर एक टीचर को, एक्चुअली में हर एक इंसान को पता होनी चाहिए कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़े हैं, है ना, बड़े हुए हैं, जिससे हम लोग दुनिया के बारे में सीखे हैं, एक्चुअली में वो एजुकेशन सिस्टम कैसे बना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैक्यूले माइन्यूट एंड वुड्स डिस्पैच। सबसे पहले हम लोग मैक्यूले माइन्यूट पढ़ेंगे और नोट्स को भी रेफर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर एनसीईटी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस कब हो रही हैं, लाइव क्लास कब होगी, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने करियर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं आज के सेशन का रोड मैप क्या होने वाला है। मैक्यूले माइन्यूट जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मैक्यूले को क्यों आना पड़ा और उन्होंने ये जो रिपोर्ट बनाई मैक्यूले माइन्यूट जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या कहती है, राइट। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, लॉर्ड मैक्यूले कौन थे,
की रिकमेंडेशन उन्होंने क्या कहा, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बताई थी, इनका जो कॉन्सेप्ट था आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि भाई क्या क्या सोच के लोग आए यहाँ पर, क्या किया उन्होंने। इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन क्या रहा और एग्जाम पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। ओके उसके बाद हम लोग इसी सेशन में वुड्स डिस्पैच पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं। आप सभी को मैंने बताया था चार्टर एक्ट 1813 आया जिसने बोला कि हम 1 लाख रुपए इंडिया में खर्च होंगे फॉर एजुकेशन। एजुकेशन की ग्रांट जो है पहली बार दी गई, ठीक है। बट सेक्शन 43 जो था इस चार्टर एक्ट का, उसमें बात ये हो गई कि इस फंड को खर्च कैसे किया जाए, क्योंकि वहां पर दो टर्म थी, लर्नड नेटिव एंड लिटरेचर। अब ये लर्नड नेटिव कौन थे ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि विदेशी लोग, जो दूसरे देश के लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, उन्हें हम लर्न नेटिव कह रहे हैं, और लिटरेचर में भी हम फॉरेन वेस्टर्न लिटरेचर की बात कर रहे हैं, इंडिया के लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो धाराएं निकल गई, एंग्लिश एंड ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब कि जो स्थानीय भाषा और साहित्य को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग थे। और एंग्लिश कौन थे, जो इंग्लिश मीडियम को और इंग्लिश वेस्टर्न लिटरेचर को सपोर्ट कर रहे थे, ये वो लोग थे। तो अब ये दो धारा बन गई। इन दो धाराओं को सेट करने के लिए उन्होंने लॉर्ड मैक्यूले को भेजा कि भाई आप जाओ इंडिया और सेटल करो इस लड़ाई को, और कहाँ ये फंड खर्च होगा इस पर आप बात कीजिए, ठीक है। चलो अब दिखाई दे रहा होगा, है ना, अभी इजीली दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर कब आए ये, 2 फरवरी 1835, है ना। इसीलिए मैक्यूले माइन्यूट को एजुकेशन पॉलिसी 1835 भी कई लोग मेंशन करते हैं। कौन थे ये, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, ये पूरा नाम था इनका। क्या रोल था, लॉ मेंबर थे, गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ओके क्यों आए थे, सेटल करने आए थे एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट, मतलब लड़ाई, किसके बीच में लड़ाई, आंग्ल और प्राच्यविद। जो एंग्लिश जो लिखा जा रहा है ना, इनको हम कह रहे हैं आंग्ल, और ओरिएंटलिस्ट मतलब प्राच्यविद, ठीक। इनके बीच जो लड़ाई थी उसको सेटल करने के लिए जो है लॉर्ड मैक्यूले आए विद, ठीक है। आउटकम क्या निकला इनके आने का, ब्लूप्रिंट फॉर इंग्लिश एजुकेशन। तो इन्होंने आकर के जो रिपोर्ट बनाई, सारा झुकाव इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की तरफ ही दे दिया। ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि संस्कृत पर्शियन जो भाषा है वो हमारा असली लिटरेचर है, हमें अपनी असली भाषा में पढ़ना है। पर इन्होंने आकर के जो है इंग्लिश पर जोर दे दिया, और जो इंटरप्रिटेशन करा उसका, वो क्या किया, मेजर प्रोविजन क्या लेकर के आए ये, इन्होंने कहा कि मीडियम जो है इंग्लिश होना चाहिए लर्निंग का। रिजेक्शन ऑफ वर्नाकुलर एंड संस्कृत। वर्नाकुलर मतलब कि स्थानीय भाषा को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स की जो है इंग्लिश भाषा है, ये इन्होंने कहा। और एक बहुत ही फेमस कोट इन्होंने यूज किया, क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इंडिया का कोई लिटरेचर है, उसके लिए कटाक्ष में उन्होंने क्या कहा है, कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एंड अरेबिया। इन्होंने कहा कि यूरोपियन लिटरेचर की एक शेल्फ, एक अलमारी में अगर आधा यूरोप का लिटरेचर भी रखा है ना, फिर भी वो इंडिया का या अरेबिया का जितना पूरा लिटरेचर है उसकी इक्वल है। मतलब उनकी हाफ शेल्फ किताबें और हमारा पूरा लिटरेचर वो इक्वल था। ये इनका एक बहुत ही फेमस कोट था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको याद में रखनी है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का जोर किसी ने दिया इंडिया में, तो वो मैक्यूले माइन्यूट से निकल करके आया।
ठीक है। इंटरप्रिटेशन एंड फंडिंग, इन्होंने क्या कहा, रीडिफाइनिंग द चार्टर एक्ट 1813। लिटरेचर पूछा गया कि लिटरेचर किसको माने हम, तो उन्होंने कहा लिटरेचर किसको मानना है, वेस्टर्न इंग्लिश, वेस्टर्न और इंग्लिश लिटरेचर को आपको लिटरेचर मानना है, और इसी को पढ़ाने के लिए आपको 1 लाख रुपीज खर्च करने हैं। लर्न नेटिव स्कॉलर्स ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज, लर्न नेटिव उन्हें माना जाएगा जो वेस्टर्न नॉलेज की समझ रखते हो। तो ये दो चीजें इन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली कह दी, और इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश या आप कह लो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। फंडिंग डिसीजन क्या हुए, फंडिंग डिसीजन जब इन्होंने बोल दिया कि इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ाना है, पढ़ा हुआ वो नहीं माना जाएगा जिसने वेस्टर्न नॉलेज हो, तो फिर ओरिएंटल वर्क प्रिंट होना बंद हो गया। स्थानीय ज्ञान जो प्रिंट होता था, किताबें जो बनती थी वो बंद हो गई। जो इंस्टीट्यूशन थे ओरिएंटल, स्थानीय, है ना, स्थानीय जो इंस्टीट्यूशन थे, जो संस्थाएं थी, वो भी बंद हो गई, और जितना फंड था ऑल फंड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन के लिए दिया जाने लगा। मुझे लग रहा है ये आप सभी को क्लियर हो रही हैं चीजें, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। अब बात तो ये भी थी ना कि इतने बड़े देश में आप 1 लाख रुपए दे दोगे तो उससे हो क्या जाना है, किस किस को पढ़ा लोगे आप 1 लाख रुपए दे करके। ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम एक थ्योरी लाए हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। भाई सबको तो नहीं पढ़ा सकते आप, मास एजुकेशन नहीं दे सकते। 1 लाख रुपए में आप क्या मास एजुकेशन दे दोगे, मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा दोगे आप, जनता को पढ़ा दोगे? मास एजुकेशन मतलब जनता की शिक्षा करवा दोगे आप 1 लाख में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपर या इलाइट क्लास लोगों को ही एजुकेट करेंगे। ठीक है, ये अपर क्लास के लोग डे टू डे लाइफ में जो लोअर क्लास लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट तो करेंगे ही, अपने आप एजुकेट वो नॉलेज को समझ लेंगे, नॉलेज फिल्टर डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास को तो पढ़ा नहीं सकते, तो उनका अपर क्लास के लोगों को पढ़ाएंगे। जब ये एजुकेट हो जाएंगे, इनके टच में जो लोग आएंगे वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे। ठीक है ना। सो लॉजिक क्या था, गवर्नमेंट फंड्स वेर लिमिटेड, इसलिए ये कारण बना। समझ में आ रही है बात? कहानी समझो, बाकी जो पॉइंट है वो तो मैं लास्ट में आप सभी को लिखवा ही दूंगी, बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, अब यहाँ पर एक बात निकल करके आई कि ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया इन्होंने एजुकेशन देने का, द मिडिल क्लास, क्रिएट इंटरमीडिएटरीज, ऐसे लोग बनाना है जो मीडियोकर हो, बहुत अच्छे भी नहीं हो, बहुत बुरे भी नहीं हो, मीडियोकर हो, मिडिल क्लास हो। दे आर इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट, सोच उनकी इंग्लिश हो, शौक उनके इंग्लिश हो, पर ब्लड और कलर में वो कैसे हो, इंडियन हो। समझ में आ रही है बात? मैक्यूले माइन्यूट इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के कदम इंडिया में रखवाने वाला, मीडियोकर या आप कह लो इंटरमीडिएट सोच रखने वाले लोगों को डेवलप करने वाला, ये एक ऐसा माइन्यूट था। ठीक है, क्या कहा, ये लोग टेस्ट में और इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो, सोच में इंग्लिश हो, शौक उनके इंग्लिश हो, पर कलर में कैसे हो, ब्लड और कलर में इंडियन होना चाहिए। पर्पस क्या था, इंटरप्रेट्स बिटवीन रूलर्स एंड मासेस। भाई रूलर की बातें जनता को बताने वाला कोई तो चाहिए ना, तो कोई कैसा हो जो सोच अंग्रेजों की तरह रखे पर दिखने में वो इंडियन लगे, क्योंकि हम तो देख के ही बोलेंगे ना कि अरे यार अपने वाला है, इंडियन है, हमारे इंडियन है तो हमारे लिए बात करेगा, पर सोच में तो वो कैसा है, सोच में तो वो अंग्रेज है। लॉयल टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लॉयल किसके लिए हो, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉयल हो। तो अभी आपको समझना है कि इम्पैक्ट और टाइमलाइन को थोड़ी सी, ये आपकी हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग कर देगा टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ। देखिए जब बात हुई, मैक्यूले माइन्यूट ने कहा कि भाई इंग्लिश को हमें हायर एजुकेशन में ले करके आना है, इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ाना है, सो ऑब्वियस सी बात है कि उन सभी चीजों को लागू करने वाले कोई ऑफिशियल्स होंगे। सो आप जानते होंगे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, है ना, जो कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
ठीक है, और बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स के लिए इनको जाना जाता है। सती प्रथा का विरोध करना, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि भ्रूण हत्या, महिला भ्रूण हत्या, ठगी को रोकना, ऐसी चीजों में इनका नाम जाना जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इन्होंने एक्सेप्ट की इस पॉलिसी को और कहा कि हाँ, हायर एजुकेशन में हम इंग्लिश लेकर के आएंगे। उसका नतीजा हुआ कि 1837 में इंग्लिश रिप्लेसेस पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज से पर्शियन को हटा दिया गया और इंग्लिश आ गई। इंग्लिश प्रेफरेंसेस इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं लोगों को दी जाने लगी 1844 में जिन्हें इंग्लिश आती थी, और उसी का नतीजा आगे और ये आया सामने कि 1857 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज से इन्फ्लुएंस थी। 3 जगह ये यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, उसके बारे में हम लोग बात अभी करेंगे। नाउ इसका रिजल्ट क्या था, शिफ्ट क्या हुआ, रिलीजियस एजुकेशन अब किस तरफ फोकस होने लगी, सेक्युलर और वेस्टर्न की तरफ फोकस होने लगी। उसी के साथ ये मैंने आपको बताया ओरिएंटलिस्ट व्यू और मैक्यूलर या एंग्लिस्ट व्यू। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट कौन, प्राच्यविद, और एंग्लिस्ट कौन है, आंग्लवादी। ठीक, ओरिएंटलिस्ट कहते थे कि संस्कृत अरेबियन पर्शियन में होना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज दिया जाना चाहिए। वहीं मैक्यूलर वाले एंग्लिस्ट क्या कह रहे थे कि वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश पढ़ाई जाए। ओरिएंटल नॉलेज मतलब स्थानीय ज्ञान, ओरिएंटल नॉलेज मतलब कि बार बार आपको ये टर्म ध्यान रखना है, स्थानीय ज्ञान जो वर्थलेस है, और ब्राउन साहिब क्रिएट करना, ब्राउन साहिब है ना, ब्राउन साहिब इंग्लिश टर्म, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इनको बनाना जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, ये जो माइन्यूट आया इसके फायदे भी हुए, इसके नुकसान भी हुए। इंग्लिश का डोमिनेंस बढ़ गया, स्ट्रक्चर्ड वे में अब एजुकेशन को देखा जाने लगा, प्राइमरी से हायर एजुकेशन की तरफ। पॉजिटिव ये हुए कि वर्ल्ड नॉलेज के लिए ओपन हो गया, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी इंडिया में एंटर हुई। नेगेटिव इस माइन्यूट में ये था कि मास एजुकेशन की बात इसमें नहीं की गई थी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है मैक्यूले माइन्यूट से रिलेटेड 2 फरवरी है ना, 2 फरवरी 1835 को ये आया। विलियम बेंटिक इस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की इन्होंने बात की, क्या कहा कि इलाइट लोगों को पढ़ाएंगे, उनके टच में नॉर्मल लोग आएंगे, अपने आप नॉलेज पास होने लगेगा। सिंगल शेल्फ ऑफ लाइब्रेरी वाला कोट आपको याद रखना है, ये क्रिएट करना इनका क्या काम था, इनका मेन काम था इंग्लिश माइंडेड इंडियंस को प्रोड्यूस करना, फोकस था वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर। क्लियर है, अब ये चीजें तो इन्होंने बोल दी, इस चीज को आगे देखते हैं। फिर आता है वुड्स डिस्पैच इन 1854, इन 1854 आता है वुड्स डिस्पैच। क्या ये वुड्स डिस्पैच कहता है, चलिए इसको समझते हैं। ये हमारी बातें रही जो हमेशा की रहती हैं, है ना, थोड़ा सा इसको समझो। आई होप क्लियरली दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है ना। वुड्स डिस्पैच क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो ये समझो कि 1854 में आया, वो 1835 का है। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल हेड थे कौन, चार्ल्स वुड। इसी वुड डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मतलब इंडियन एजुकेशन की किस्मत लिखने वाला, या आप कह दो कि एक खाली स्लेट पर इंडियन एजुकेशन की इबारत लिखी गई, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। वो ये रिपोर्ट थी, कौन सी, वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट। ये कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट थी ऑफ 100 पैराग्राफ्स, फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके साथ पहली बार ब्रिटेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी फुल फ्लेज्ड इंडियन एजुकेशन की। और ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैक्यूले और वुड्स के जो विचार थे वो बिल्कुल अलग थे। इन्होंने जो जो चीजों को नकारा है, उन्होंने उन चीजों, वुड्स ने उन चीजों को स्वीकार किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या किया क्या इन्होंने। सबसे पहली चीज तो वुड्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या किया, इन्होंने कहा कि हर एक
प्रोविंस में डीपीआई इस्टेब्लिश किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है। डीपीआई इस्टेब्लिशमेंट किस में कही गई है, तो वुड्स डिस्पैच में कही गई है। इसको हेड कौन, हर एक प्रोविंस मतलब आप स्टेट समझ लो, पहले राजा के होते थे ना, राज्य, उसकी बात हो रही है यहाँ, ठीक है। हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। डीपीआई का हेड कौन होगा, डीपीआई होगा, डीपीआई डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का हेड होगा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्रिएटेड ऑर्गेनाइज्ड स्टेट फ्रेमवर्क। इसमें ये सब करने से क्या हुआ ना, एक फ्रेमवर्क बन गया कि अच्छा यहाँ पर एक हेड है जो एजुकेशन पब्लिक इंस्ट्रक्शन को देखेगा, उसके अंडर में ये काम होंगे, तो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाया वुड्स डिस्पैच ने। देन स्टैंडर्डाइज्ड स्कूल इंस्पेक्शन, यहाँ पर इस समय पर स्कूल इंस्पेक्शन होने लगे। रिप्लेस्ड स्कैटर्ड इंडिविजुअल एफर्ट, और इंडिविजुअल जो अपने काम होते थे चीजों को मैनेज करने के लिए, वो खत्म होकर के एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क लेकर के आए। कौन, वुड्स, ठीक है। वुड ये नाम था, वुड्स डिस्पैच इस तरह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हियरार्की ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की होंगी, उनके अंडर कॉलेजेस होंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन होंगे, मिडिल स्कूल होंगे, और फिर प्राइमरी स्कूल्स होंगे, बेस लेवल के स्कूल होंगे। ये इन्होंने हियरार्की ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरी सेट कर दी, ठीक है। इन्होंने अपने डिस्पैच में कहा, रिपोर्ट है ये, इसमें कहा कि इस तरह से इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक। फिर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट जो करवाया, इन्होंने कहा कि लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल मानी जाएगी, उसी बेसिस पर जो है यहाँ पर इंडिया में यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। और 1857 में 3 जगह यूनिवर्सिटी खोली गई लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल मानते हुए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 जगह, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर और दूसरी जगह भी खोली गई, पर पहली बार 1857 में 3 जगह यूनिवर्सिटी ओपन हुई। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मैक्यूले से बिल्कुल अपोजिट इनका सोचना था। इन्होंने कहा कि 2 लैंग्वेज स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है, हायर एजुकेशन तो इंग्लिश मीडियम में रखना है, पर प्राइमरी और सेकेंडरी वर्नेकुलर लैंग्वेज, मतलब कि वही स्थानीय भाषा होनी चाहिए, स्थानीय भाषा होनी चाहिए। स्प्रेड नॉलेज ब्रॉडली, ताकि नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर कोई भाषा ही नहीं समझ रहा है तो वो दूसरा ज्ञान क्या समझ पाएगा, है ना। He recognized the importance of local language, स्थानीय भाषा का इंपॉर्टेंस इन्होंने समझा। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई की जो भाषा थी वो इन्होंने क्या कहा कि हायर एजुकेशन पर तो आपको इंग्लिश रखना है, पर मिडिल, सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पर आप स्थानीय भाषा का भी उपयोग करेंगे। 2 लैंग्वेज स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैक्यूले ने क्या कहा था, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि इलाइट लोगों को पढ़ाएंगे, उसके अपोजिट वुड कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इलाइट लोगों को पढ़ाया जाएगा। ही टॉक्ड अबाउट एजुकेशन फॉर मासेस, जनता की शिक्षा के लिए, जनता की शिक्षा की बात इन्होंने की, जबकि उन्होंने सिर्फ इलाइट पैसे वालों के लिए बात की थी। न्यू गोल इन्होंने सेट किया मास एजुकेशन का, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। स्टॉप फोकसिंग ऑन इलाइट क्लास, इन्होंने कहा इलाइट क्लास पे फोकस नहीं करना है, मास एजुकेशन पर ध्यान देना है। प्रोवाइड यूजफुल एजुकेशन टू कॉमन पीपल, लोगों को ऐसे एजुकेशन दो जो उनके काम में आ पाए। एजुकेशन एक्सटेंशन टू द मास, मेजर पॉलिसी पाइवट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको ध्यान रखना है। मैक्यूले कह रहे थे पढ़े लिखे पैसे वाले लोगों को पढ़ाएंगे, इन्होंने कहा नहीं, मास एजुकेशन की बात करेंगे, जनता की शिक्षा की बात करेंगे। की फीचर क्या कहा इन्होंने, ग्रांट इन एडेड सिस्टम, एड फॉर प्राइवेट स्कूल्स को एड देंगे, मतलब सहयोग अनुदान देंगे। वुमन एजुकेशन की बात की गई, सपोर्ट वाया स्पेशल ग्रांट दी जाएगी वुमन एजुकेशन के लिए।
वोकेशनल एजुकेशन, स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। और एक चीज और ध्यान रखना है, टीचर एजुकेशन को भी इन्होंने मेंशन किया है पहली बार। टीचर एजुकेशन, ट्रेंड टीचर्स की बात किसमें कही गई है? वुड्स डिस्पैच में कही गई है। मुस्लिम एजुकेशन इनकरेज फॉर बैकवर्ड ग्रुप की बात इसमें कही गई। ओके, सो ग्रांट दी जाएगी, वुमेन एजुकेशन की बात की गई, मुस्लिम एजुकेशन की बात की गई, और वोकेशनल एजुकेशन ऐसा काम जिसको सीख, ऐसी एजुकेशन जिसको पढ़ करके कुछ स्किल सीख करके लोग पैसा कमा सके, ओके, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड कर सके। देन क्रिटिकल एनालिसिस, ब्रिटिश मोटिव्स क्या था? क्रिएट इंग्लिश एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स, सिविलाइज नेटिव एंड सेल ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश का तो क्या मोटिव था? इंग्लिश एजुकेटेड वर्कफोर्स, उन्हें काम करने वाले ऐसे चाहिए थे जिनकी एजुकेशन इंग्लिश पैटर्न पर हुई, ठीक है। ऐसे सिविलाइज लोग चाहिए थे जो ब्रिटिश के गुड्स को सेल कर पाए। पॉजिटिव आउटकम क्या निकला? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखाई है किससे? वुड डिस्पैच से। देखो, अंग्रेजों ने तो जो किया वो उनके मतलब से किया। उनका मतलब क्या था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजी सोच के हों, वो उनका मोटिव था। दूसरा था जो ब्रिटिश गुड्स को सेल करें, किनको? यहाँ के लोगों को, है ना। और जो यहाँ के रहने वाले उनको थोड़ा तौर तरीके भी सिखाएं अंग्रेजों के हिसाब से। हम कुछ को पढ़ा देंगे, बाकी वो लोग तौर तरीके सिखा देंगे, ठीक है ना। ये उनका मोटो था। पर हमारे लिए क्या अच्छा हो गया? हमारे लिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखा गई। यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा खासा वेल फ्रेमवर्क वाला एजुकेशन सिस्टम हमें मिला। राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, और लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस मतलब कि देश के लिए एकता, देश के लिए आप कह सकते हैं कि समझ डेवलप हुई कि भाई एक देश के लोग भी कुछ होते हैं। नहीं तो पहले क्या था? प्रोविंसेस में बटे हुए थे राजा के राज्य में, तो नेशनलिज्म की फीलिंग भी वहां से आने लगी। क्लियर है बात? समझ में आई? फोकस क्या करना है अपने को? फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग। ये देखो टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ, एस्टेब्लिश ट्रेनिंग स्कूल्स इन एवरी प्रोविंस, पैटर्न आफ्टर इंग्लैंड सिस्टम, इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी। तो टीचर एजुकेशन के लिए इन्होंने बात की, ये आपको ध्यान में रखना है। हर एक प्रोविंस में स्कूल, और स्कूल के साथ एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इन्होंने बात की। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किए, फिक्स्ड क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड सैलरी नॉर्म्स तक इन्होंने किया, ठीक है। सैलरी की भी नॉर्म्स रखी और क्वालिफिकेशन सेट करी कि टीचर बनना है तो आपको ये आना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। क्विक रिवीजन कर ले। 1854 में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। डीपीआई का एस्टेब्लिशमेंट, हर एक प्रोविंस में, हर एक राज्य में डीपीआई का एस्टेब्लिशमेंट होगा। 3 यूनिवर्सिटी जो कि लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल मानते हुए 3 यूनिवर्सिटी इंडिया में बनाई जाएंगी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एस्टेब्लिश की गई। क्या रिजेक्ट कर दिया? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के लाइट को नहीं पढ़ाना है, मासेस पर काम करना है, जनता को शिक्षा देना है। ग्रांट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए ग्रांट्स दी गई। फोकस वुमेन, वोकेशनल एंड टीचर एजुकेशन पर इसमें ध्यान दिया गया, ठीक है। सो आई होप कि दोनों में, मैक्यूले माइनेड और वुड डिस्पैच, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ने क्या क्या बातें कही, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी। रटने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस लक एंड बाय बाय बाय।